हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने कराया था, रासायनिक अभिक्रिया के दर को समझाया था, उसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपना ये टॉपिक चलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की दर पता होनी चाहिए बच्चों, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट का काम रहेगा। अभिक्रिया की दर, ठीक है बच्चों, अभिक्रिया की दर यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर। बच्चों, अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है, देखो मैं सिर्फ अभी यहां पर फार्मूले के आधार पर समझाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं चलूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अभिकारक है बच्चों आपका A, जो कि B में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है बच्चों? B में बदल रहा है। तो अपन जब अभिक्रिया के दर को निकालते हैं बच्चों, तो रेट कैसे निकाला जाता है? रेट निकालने के लिए इसका फार्मूला ये था कि भाई साहब माइनस का डेल्टा A अपान डेल्टा टी, यानी जो आपका बच्चों यहां पर समझिए कि समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है बच्चों, या कि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। उत्पाद के सांद्रण में क्यों वृद्धि होगी? उत्पाद के सांद्रण में क्यों वृद्धि होगी बच्चों? जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग दूध से दही बना रहे हो। दूध से क्या बन रहा बच्चों? दूध से दही बन रहा है। तो पहले तो प्योर दूध रहा होगा 100%, है ना, और ये 0% बच्चों। लेकिन जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा तो इसमें कमी आती जाएगी और इसमें वृद्धि होती जाएगी। मतलब टाइम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे बच्चों, समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो दूध से दही बनना शुरू हो जाएगा। तो दूध के मात्रा में कमी आती है इसलिए ऋणात्मक, और दही के मात्रा में वृद्धि होती है इसलिए धनात्मक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण धीरे धीरे कम होता है और उत्पाद का सांद्रण धीरे धीरे बढ़ता है। जो हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को लेते हैं बच्चों, जैसे संपन्न कराने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक या दूसरा नाम बच्चों क्रियाकारक। और बनने वाला पदार्थ जो होता है उत्पाद होता है। क्या होता है बच्चों? उत्पाद होता है। ये आपने इसके पहले आप समझ लिया था बच्चों। अभी यहां पे इनकी सांद्रण की बात करें तो यहां भी आपका यूनिट इसका सांद्रण 1 है बच्चों, यहां भी 1 है। लेकिन कुछ ऐसे अभिक्रिया आ जाए कि मान लीजिए इसका जो सांद्रण का इकाई है 2, 3, 4, 5 हो, तो इसके लिए हमने नहीं समझाया था। जैसे आपको यदि ऐसा मिल जाता कि आपके पास एक अभिक्रिया है, A है प्लस B है, ये बना रहा बच्चों C+D, तो अभी आप सिंपल तरीके से कह सकते थे कि सर समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ जो रेट होगा वो क्या होगा? रेट का मतलब यही है कि माइनस dA अपान dt या कि माइनस dB अपान dt, ठीक है, या डेल्टा टी कर लो। बोलो सर अलग अलग जगह आप अलग अलग बता रहे हो, dt कर दिए आप, डेल्टा टी नहीं किए। चलो माइनस का डेल्टा A अपान डेल्टा टी, ठीक है, बराबर बच्चों प्लस माइनस का डेल्टा B अपान डेल्टा टी, ये बराबर होगा बच्चों। अब देखो ये अभिकारक था, इधर बच्चों ये आपने अभिक्रिया लिया है, कोई भी अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। अभिक्रिया आपने लिया है A और B मिलाकर बच्चों C और D बनाया है। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब प्लस का हो जाएगा डेल्टा C अपान डेल्टा T बराबर में प्लस का बच्चों डेल्टा D अपान डेल्टा T। जी हां बच्चों, ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत बारीकी से समझा होगा और उम्मीद करता हूं कि चीजें भी क्लियर हो गई होगी। यदि किसी को पहला लेक्चर भाई देखने में समय ना लगा हो तो बस इतना आपने पढ़ लिया तो पहले लेक्चर का कहानी खत्म हो गया, है ना। मुख्य रूप से जो कहानी था मोटा मोटा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है क्या, कि समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को ही बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा। अब जैसे मैं कहता हूं, सेलेक्ट हो जाएगा क्या? इसको ऊपर कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ये ऊपर जाने देता हूं, ठीक है। अब मैं बच्चों यहीं पे समझा देता हूं आपको बड़े प्यार से। मान लीजिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं कि अभिक्रिया आपका कुछ इस तरीके से है
विभिन्न प्रकार के रस समीकरण मितीय अभिक्रिया उदाहरण के रूप में समझाना पड़ता है। जैसे हमने कहा आपके पास A था बच्चों और 2B हो गया और बनने में 3C का निर्माण हुआ और 4D का निर्माण हुआ। अब देखो जरा यहां पे जो अभिक्रिया है बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर? यहां पे A प्लस 2B, B का गुणांक 2 हो गया, C का गुणांक 3 हो गया और D का गुणांक आपका 4 हो गया। ऐसे स्थिति में अभिक्रिया की दर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बस एक चीज याद रखना कि ऐसे स्थिति में अभिक्रिया की दर निकालते समय बस आपको सेम पोजीशन लेकर चलना जैसे आपने देखा। बस इनके गुणांक, इनकी सांद्रता जो है बच्चों, इसको अपन उसी के साथ भाग दे देंगे बस। ठीक है? बोलोगे सर कैसे? अभी तो हमने कुछ हवा ही नहीं लगा माइंड में। चलो बच्चों बिल्कुल आप परेशान ना हो। देखो मैं रेट की बात करता हूं, यहां से लेकर चलता हूं ताकि पूरा आ जाए। रेट की बात करता हूं बच्चों। आपने रेट यह पढ़ा कि सर समय के साथ या तो अभिकारक के सांद्रण में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है? तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ठीक है? ये दोनों बच्चों क्या होंगे? माइनस में होंगे। किस में होंगे? माइनस में होंगे। बराबर में डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ये आपका प्लस में होगा। समझिएगा थोड़ा सा। या डेल्टा डी अपान डेल्टा टी, ये भी आपका प्लस में होगा। बस इतना ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर अभी तो मैंने पहले जैसा ही कर दिया सर। अब इसमें क्या चेंजेस है? सेम तो है नहीं। रेट निकालने के लिए बच्चों, रेट यदि निकालना है, रेट निकालना है प्यारे बच्चों, तो इनके गुणांक, जैसे इसका गुणांक कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो 1/1 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन यहां पे 1/1 नहीं करते। ठीक बच्चों? यहां पे आपका दिख रहा है क्या? B का गुणांक 2, तो आपको इसमें बच्चों 1/2 करना पड़ेगा। किसका भाग करना पड़ेगा? 1/2 का। इसमें बच्चों C का गुणांक कितना है? तो यहां पर बच्चों ये C का गुणांक हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर कितना होगा? D है तो 1/4। ऐसा आपको करना पड़ेगा यदि आपको रेट निकालना है तो। क्या करना है बच्चों? रेट निकालना है तो। इसी चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा था कि मुझे भाई साहब थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको इस चीज को समझने के लिए। मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हो जिनकी सांद्रता गुणांक के रूप में अभिक्रिया में दर्शाई गई हो, उस स्थिति में बच्चों अपन इस तरीके से रेट निकालेंगे। ठीक है? मतलब अभिक्रिया का रेट अपन निकालेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि सर अब कुछ समझ में आया नहीं मेरे, तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे समझ में आएगा। ठीक है? चलो मैं आपको समझाता हूं। 1 मिनट बच्चों, कीड़ा मुंह में बार बार जा रहा है। चलो 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 यार, कहानी शुरू करते हैं आगे की। हाँ बाबू, यहां पे मैं ये समझा रहा था कि आपसे यदि कोई कहेगा कि बोलो सर अभिक्रिया की दर क्या है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया की दर, तो बोलोगे सर जो अभिक्रिया की दर है ये डेल्टा ए अपान डेल्टा टी है। हाँ, इसमें सांद्रता व्यक्त कर दिया अपन ने। यहां पर बच्चों सांद्रता हमने व्यक्त कर दिया। अब आप लोगों को लगेगा कि सर इसी को हम विलुप्त होने की दर कह सकते हैं, है ना? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई गुणांक नहीं, तो ये विलुप्त होने की दर हो गई बच्चों। विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर हो गई। ठीक है? मतलब धीरे धीरे कम ही हो रहा बच्चों, ये माइनस में हो गया। अब आप लोगों को लगेगा ना थोड़ा सा कठिन है भाई, सरल है नहीं, थोड़ा सा कठिन है। आप लोगों को लगेगा कि सर इतना कठिन हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हो ना? 1 मिनट आप हमें समय जरूर देंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए बच्चों, अब अपन कहते हैं कि ये सेम पोजीशन, अभिक्रिया की दर जो अपनी है, सेम बच्चों दूसरे स्थिति में भी कर सकते हैं। वो कैसे? हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई माइनस का डेल्टा बी अपान डेल्टा टी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बशर्ते 1/2 का भाग देंगे, 1/2 का भाग देंगे, तब ये अभिक्रिया की दर है। अब यदि हम कह दें कि B के विलुप्त होने की दर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा B के विलुप्त होने की दर। B के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर मतलब कमी होने की दर,
होने की दर, विलुप्त होने की दर जो होगी बच्चों माइनस का 1/2 यदि हटा दो, 1/2 हटा दो, उसके विलुप्त होने की दर बता रहा है। विलुप्त होने की दर मतलब कमी को बता रहा है बच्चों, कमी को बता रहा है। माइनस चिन्ह लो तो भी सही, नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। हाँ 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 भाई, ठीक है। चलो इसके बाद सेम पोजीशन अगले में बच्चों, कॉपी करो, ये कॉपी कर दो। जब कॉपी करेंगे तो अगले बार बच्चों हम इसके लिए लेकर चलेंगे, तीसरे के लिए, तो आपका प्लस का 1/3 हो जाएगा, है ना, डेल्टा बी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। अब बोलो सर यदि हम कहें तो सी विलुप्त होता है कि बनता है? सी के बनने की दर, सी के बढ़ने की दर, विलुप्त होने की दर नहीं कर सकते, उत्पन्न होने की दर कहेंगे। तो यदि हम आपसे कह दें कि सी के उत्पन्न होने की दर कैसे निकालेंगे? सी के उत्पन्न होने की दर, तो बोलोगे सर इस बार आप प्लस कर दो डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। अब अपना डी वाला पोर्शन आएगा। बोलो सर अभी एक और बचा है, एक और बचा है, तो इसके लिए अपन इसलिए कर रहे हैं, ये सब इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि भाई बुक में आपके है यदि आंकी क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर छूटना ना पाए बच्चों। अब क्रिया की दर हम चौथे नंबर से लेंगे तो प्लस का 1/4 है, डेल्टा डी है बच्चों अपान डेल्टा टी है ना। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई यहां पर डी के उत्पन्न होने की दर, उत्पन्न होने की दर, होने की दर, ठीक है, तो आपका प्लस का डेल्टा डी अपान डेल्टा टी, ठीक बच्चों, ये चीज आ गया। कुल मिलाकर के किसी भी अभिक्रिया में बच्चों थोड़ा समझना, किसी भी अभिक्रिया में विलुप्त होने की दर या उत्पन्न होने की दर यदि निकाली जाए तो यदि इनके गुणांक को हटा देते हैं जो आपने भाग किया है तो ये विलुप्त या उत्पन्न होने की दर को बताएंगे, लेकिन इनके गुणांक का भाग देते हैं बच्चों तो वो रेट बताने लगता है। क्या बताने लगता है? रेट, यानी अभिक्रिया की दर को बताने लगेगा, ठीक है। यानी जब हमारा कुछ ऐसा समीकरण हो कि जिसमें बी का भी गुणांक है, सी का भी गुणांक है, डी का भी गुणांक है, ऐसी स्थिति में अपन को जब रेट निकालना है बच्चों तो अपना अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के ही बराबर होगा, लेकिन उसमें अभिकारक के सांद्रण को हम भाग कर देंगे तभी वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, किसी बच्चे को ऐसा लगता है भाई कि हमें इसको नोट डाउन करना है सर, तो लो भाई ये शुरुआत से आप पहले एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से अपना प्रोसेस शुरू हुआ था बच्चों दूसरे का, तो ये आप लोग दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन एक आंकी क्वेश्चन करेंगे जिसमें मजा भी आएगा प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से करेंगे, है ना। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन हमने लिया है, बुक का ही लिया है बच्चों, क्योंकि आगे चलकर ऐसे आंकी क्वेश्चन हम कराएंगे तो हो सकता है आपसे ना बने, इसलिए ये सारा चीज यहीं पे करा दें, क्या इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी पे करा दें, है ना। चलो अगला पेज ले लो सर, सबसे बढ़िया। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों, अभिक्रिया दे के रखा है, अभिक्रिया दिया है 4NH3। अब देखो इसमें गुणांक दे के रखा है, ठीक है बच्चों, प्लस 5O2। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, छोटे छोटे कीड़े परेशान मत करो भाई। ये बनाता है बच्चों 4NO, ये बनाता है 4NO, ठीक, और 6H2O, ये देके रखा है, ठीक है। और भी दिया है बच्चों, अगले स्टेप में ये दिया है कि NO के उत्पन्न होने की दर, NO के उत्पन्न होने की दर, होने की दर, NO के उत्पन्न होने की दर है बच्चों 3.6 × 10⁻³ ठीक है,
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये चीज दिया है बच्चों। तो हमें फाइंड करना है, पहले नंबर में फाइंड ये करना है कि अमोनिया के व्युत्पन्न होने की दर, अमोनिया के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर निकालना बच्चों। देखना, जो बच्चा इसे समझ लेगा, समझ लो कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा बच्चों, या कि H2O के उत्पन्न होने की दर, उत्पन्न होने की दर। और हमें दिया कितना बच्चों, केवल NO के उत्पन्न होने की दर। हम आपसे एक चीज और पूछेंगे तीसरे नंबर में, हम ये बोलेंगे O2 के विलुप्त होने की दर निकालो। ठीक बच्चों, ये चीज आपको निकालना है। ठीक, हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन ये कठिन नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है बच्चों। ठीक है, चलो इसको साइड में करते हैं। ये क्वेश्चन आपने यदि समझ लिया तो सबसे पहले अभिक्रिया की दर करना है बच्चों। हल करते समय हमें पता होना चाहिए कि दिया क्या है। क्या दिया है? दिया है भाई NO के उत्पन्न होने की दर। दिया है बच्चों NO के उत्पन्न होने की दर। इसका मतलब बच्चों, उत्पन्न होने की दर का मतलब यह है कि प्लस का डेल्टा NO है ना, डेल्टा NO अपान डेल्टा T। अब बोले सर NO क्यों लिख दी, ABC? अरे भैया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये C के जगह NO है, और उत्पन्न हो रहा तो प्लस ही होगा। कम होता तो माइनस करते, सांद्रण में कमी होता तो माइनस करते, सांद्रण में यदि वृद्धि हो रही तो प्लस ही रहेगा बच्चों। चलो मजा आया, ट्विस्ट आया कहानी में। आगे बात करते हैं। अभिक्रिया की दर आप बताओ। बोले सर अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे यार, इतना लंबा चौड़ा। देखो अभिक्रिया की दर बता दो आप लोग, अभिक्रिया की दर बताओ, बड़े प्यार से बताना। बोले सर अभिक्रिया की दर तो हमने पढ़ा है कि पहले अभिकारक के सांद्रण में जैसे 1/4 करेंगे, ये माइनस में हो रहा बच्चों, और NH3 डेल्टा NH3 समय के साथ बच्चों, समय के साथ देखो जरा, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी बच्चों। अभिक्रिया की दर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे सर इससे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1/5 डेल्टा O2 अपान डेल्टा T, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा सर ये NO की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 1/4 डेल्टा NO अपान डेल्टा T, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बिल्कुल सही है। सर प्लस का 1/6 डेल्टा H2O अपान डेल्टा T, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। माइनस ये बताता है कि कमी हो रहा, प्लस ये बताता है बच्चों की वृद्धि हो रहा है। दूसरी चीज, ये हमने गुणांक की बात की थी ना भी इसके पहले जस्ट, कि ये गुणांक इसका 4 है, इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 6 है, सांद्रण है बच्चों, उस आधार पर अपन ने यहां पे भाग दे दिया है। ठीक है, इसमें अपन ने क्या कर दिया बच्चों, भाग दे दिया है। अब देखो जरा, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके, मतलब ये चारों बराबर है। अब इस स्थिति में ये चारों बराबर है, किसी से भी अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो। ठीक बच्चों, किसी से भी आप अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो। हम चाहे तो देखना, थोड़ा समझना, हम चाहे तो इसको इससे तुलना कर दें, हम चाहे तो इसको इससे तुलना कर दें, हम चाहे तो इसको इससे तुलना कर दें, सभी बराबर है। हम चाहे बच्चों तो इसको इससे तुलना कर दें, इसको इससे तुलना कर दें, है ना, चाहे इसको इससे तुलना कर दें, मतलब हम कुछ भी तुलना कर दें, सारे के सारे बराबर हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसी बच्चे को इतना प्रॉब्लम हो तो बताओ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, नहीं तो आप लोग कहोगे सर स्क्रीनशॉट हमने नहीं ले पाया।
ठीक है, चले आगे चले बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हमें निकालना क्या है पहले नंबर में, ये बताओ। पहले नंबर में हमें क्या निकालना है बच्चों? पहले नंबर में हमें निकालना है, पहले नंबर में अमोनिया के विलुप्त होने की दर, NH3 के विलुप्त होने की दर, होने की दर। इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों? इसको निकालने के लिए अपन इसको और इससे तुलना कर देते हैं कि 1/4 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। यदि इसको अपन भाग दे दे बच्चों, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ओ माय गॉड, इसको यदि हटा दें तो ये अभी क्या बताता है? ये विलुप्त होने की दर को बताता है। ये क्या बताता है बच्चों? ये विलुप्त होने की दर को बताता है। ये विलुप्त होने की दर को बताता है। यदि भाग दे देंगे तो अभिक्रिया की दर को बताएगा। अब बच्चों इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा? ये डेल्टा NO के बराबर होगा। अब आप लोगों को लगेगा सर समझ में नहीं आया, तो इसको मैं फिर से क्लीन कर देता हूं, क्योंकि भाई साहब आप लोगों को समझाना है। तो मैं अब इस स्टेप से लेकर चलता हूं कि चूंकि बच्चों चूंकि माइनस का 1/4 ये सब बराबर है बच्चों, तो माइनस प्लस ना लें, है ना, बराबर है ना। बराबर का मतलब ये माइनस और प्लस के बराबर ही है, तो माइनस प्लस ना लो, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस प्लस आप लोग ना लो, ठीक है। चलो, चूंकि 1/4 डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T ये बराबर होगा बच्चों 1/4 डेल्टा NO अपान डेल्टा T। अब बच्चों बड़े प्यार से आप लोग कह सकते हो कि सर 1/4 कैंसिल, मतलब डेल्टा NH3 जो है वो डेल्टा T ये बराबर होगा बच्चों, या कि आप यदि माइनस चिन्ह लेना चाहते हो तो ले लो, मैं ले लूंगा, मुझे कोई गम नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, चाहे माइनस लो चाहे। अब यहां पर बच्चों डेल्टा NO अपान डेल्टा T, ठीक बच्चों, ये बराबर हो गया। अब बताओ ये सांद्रण हट गया, इसका मतलब ये बच्चों NH3 के विलुप्त होने की दर है, के विलुप्त होने की दर है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? ये क्या है? हमने कहा कि सांद्रण को यदि हटा दिया बच्चों, सांद्रण को हटा दिया तो ये उत्पन्न होने की दर है, NO के उत्पन्न होने की दर है, ठीक है सर, जो कि किसके बराबर है भाई? क्वेश्चन में दिया था सर, क्वेश्चन में दिया था हमारा 3.6 गुणे 10 घात -3 मोल प्रति लीटर सेकेंड, ठीक है बच्चों, ऐसा दिया था। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स वही चीज है। तो ये अपना निकल कर आ गया पहला नंबर, ये हमारा पहला नंबर निकल कर आ गया बच्चों, ये चीज निकल कर आ गया, ये वाला अमोनिया की विलुप्त। अब H2O के उत्पन्न होने की दर निकालो आप लोग। देखो बच्चों, उत्पन्न होने की दर और अभिक्रिया की दर अलग अलग है, ध्यान रखना। यदि गुणांक हम नहीं लगाएंगे तो वो उत्पन्न या विलुप्त होने की दर निकल कर आती है, लेकिन इनके जो गुणांक को हम भाग दे देंगे, मतलब जो सांद्रण का भाग दे देते हैं बच्चों, वो उसके अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी चीज को समझाने में टाइम लग गया यार आज तो, चलो काफी समय लग चुका है। चलिए फटाफट करते हैं, आगे बात करते हैं। भाई आपको समझ में आना चाहिए, भले समय लगी, मुझे क्या दिक्कत है, समझ में भी आ गया। अब मैं बात करता हूं कि H2O के उत्पन्न होने की दर। दूसरा, पहला नंबर अपना कंप्लीट हो गया बच्चों, H2O के उत्पन्न होने की दर निकालेंगे बच्चों, उत्पन्न होने की दर। इसको कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालने के लिए अपन को पहले अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं। अभिक्रिया की दर देखना बच्चों, अभिक्रिया की दर आपसे यदि कोई पूछ दे तो आप बड़े प्यार से बताओगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर चाहे आप किसी से भी निकाल लो, इसका भी वैल्यू पता हो गया, इसका भी वैल्यू पता हो गया, तो मतलब 1/4 डेल्टा NO अपान डेल्टा T इससे निकाल सकते हो। मतलब 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ बच्चों, आप 4 का भाग दो, 9 को 36, तो 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों आपका हो गया, ये अभिक्रिया की दर आ चुकी है, अभिक्रिया की दर। अब इस अभिक्रिया की दर से H2O के उत्पन्न होने की दर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता बच्चों, ये पता है और हमें इसका मान निकालना है। तो क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। अब यही अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, यही अभिक्रिया की जो दर है, यही जो अभिक्रिया की दर है वो इसके बराबर है। जानते हैं किसके बराबर है? वो इसके बराबर है, बराबर में 1 बाई, कहां चला गया भाई, 1/6 था डेल्टा H2O अपान डेल्टा T। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि 6 को इधर ले आओ, तो 6 इधर गुणा हो जाएगा, यानी 6 गुणे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ये आपका डेल्टा H2O अपान डेल्टा T है बच्चों, जो कि H2O के उत्पन्न होने की दर को बताता है, उत्पन्न होने की दर को बताता है। ऐसा क्यों बोल दिया सर उत्पन्न होने की दर? क्योंकि 1/6 हट गया ना, तो अब ये तो उत्पन्न होने की दर है। इसका मतलब जो आपने अभिक्रिया की दर निकाली थी, कितनी बच्चों, कितनी निकाली थी आपने? 6 गुणे 0.9 इंटू 10⁻³ ये आपके H2O के उत्पन्न होने की दर है, उत्पन्न होने की दर है, उत्पन्न होने की दर है। सर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 छक्का 54, तो 5.6 और 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों आपके H2O के उत्पन्न होने की दर है ना? खत्म कहानी। यही चीज तो मुझे निकालना था बच्चों, यही चीज तो मुझे निकालना था, खत्म। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जो भाई एक O2 के व्युत्पन्न होने की दर तो आप लोग निकालते रहना। मतलब मैं जो बेसिक चीज है वो आपको समझा दिया, आधे घंटे लगे एक क्वेश्चन में। अरे भाई क्या करें, सिलेबस में है तो थोड़ा कराना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारा मेन टॉपिक था, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सर ये तो पहला पेज हो गया, और कहां गया सर? तो सर 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप हमको समय देंगे, है ना? क्योंकि यहां पे ये दूसरा पेज हो गया, ठीक है, ये आपका 5वां नंबर हो गया, ये सेम हो गया। तो यहां पर पीपीटी में लगा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होना, ठीक? चलिए कोई बात नहीं सर, आप समझाइए, बस हो गया, है ना? थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा बच्चों, बाकी जो नोट्स लिए होंगे नोट्स में सारा चीज रहता है, ठीक? चलो, तो पहला नंबर जो था बच्चों वो था हमारा अभिकारक का सांद्रण, ये आपका दूसरा नंबर है। चलो पहला नंबर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में आप लोग लिखेंगे अभिकारक का सांद्रण। पहला नंबर जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला बच्चों, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण। यह अभिकारक का सांद्रण होता है क्या है? अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है बच्चों? देखो भाई, हमने ले लिया A, ठीक है बच्चों, A हमने ले लिया, इनके अणु परमाणु हैं, ठीक है, बहुत सारे अणु परमाणु हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, A हमारे पास है, बहुत सारे अणु परमाणु हैं। B भी हमने ले लिया बच्चों, इसमें भी बहुत सारे अणु परमाणु हैं, ठीक है। अब जैसे इनमें अभिक्रिया कब संपन्न होती है बच्चों? अभिक्रिया कब संपन्न होती है ये मैं बता रहा हूं। अभिक्रिया कब संपन्न होती है? जब A का परमाणु और B का परमाणु आपस में टक्कर करेगा, ठीक है बच्चों, और वो टक्कर जो होगा वो प्रभावी टक्कर होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रभावी टक्कर का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो उचित टक्कर होता है। जैसे आपको मार्केट जाना है तो आप जा रहे हो मार्केट साइड, तो ठीक है, यदि आप उल्टे साइड में चले गए तो फिर कहीं और पहुंच जाएंगे बच्चों। तो ऐसे ही जैसे किसी विलयन में हमने दो पदार्थ ले रखा है, हमारे पास एक पात्र है बच्चों, है ना, पात्र है ना। अब पात्र में हमने ए पदार्थ भी लिया भाई, ए हमारे पास है, ठीक है, ए है हमारे पास, ये आपका घटक ए है, कलर से मैं रिप्रेजेंट कर दिया ए, और इसमें बच्चों आपका बी भी है, क्या है, बी है, ठीक है। अब इनका बच्चों सांद्रता ज्यादा होगी, यदि
सांद्रता मतलब इनमें अणुओं परमाणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या ज्यादा। यदि मान लीजिए सांद्र है तो सांद्र का मतलब है बच्चों अणुओं परमाणुओं आयनों की संख्या ज्यादा है। जब अणु परमाणु या आयन ज्यादा होते हैं तो प्रभावी टक्कर ज्यादा होता है, और प्रभावी टक्कर ज्यादा होने के कारण बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों कि यदि अभिकारक का सांद्रण ज्यादा हो जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो उतनी ही तेजी से बढ़ती है। अब ये केवल और केवल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई साहब लड़ाई करने 25 लोग गए और 25 लोग में से 5 लोग ही ऐसे हैं, 5 लोग ही ऐसे हैं जो कि बच्चों लड़ाई में साथ देने के लिए भागीदारी लेते हैं, मतलब वहां पर जाकर के मारपीट करते हैं। बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब उसमें सक्रिय लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। क्लासरूम भरा है, पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन किसी टीचर के आने से कोई नया टीचर आया तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसको अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं कि कुछ भी वीक पॉइंट मिल जाए टीचर को हम परेशान करें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई भी टीचर आ जाए, हमको पढ़ना है भाई। वो टीचर आया, गास थ्योरम पढ़ा रहा था, इसी को पढ़ा रहा था, बच्चों ने बड़े प्यार से उसे पढ़ा, है ना। बाकी 10 बच्चों के अलावा जो 50 में 40 बच्चे हैं वो पढ़ने में ठल्ले निकल गए। तो सक्रिय बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ऐसे हमने 2 पदार्थों को आपस में मिलाया, खूब सारा मिलाया, मंथन कराया, कुछ भी करा दो, गर्म कर दो, हीट दे दो, लेकिन उसमें से 10 ऐसे परमाणु हुए जो एकदम टक्कर कर गए, और टक्कर करने के बाद नए पदार्थ बना लिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया है कि अभिकारकों का सांद्रण, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 2 पक्षों में लड़ाई हो जाए तो लोग जितना होगा उतना ज्यादा सिर फूटेगा, लेकिन कोशिश करना आप लोग ऐसे लोगों के साथ ना दें, ना ऐसे लोगों के साथ रहें, अपने रास्ते पे चले, किसी के साथ लड़ाई में भागीदारी की योगदान ना दें। तो यहां पर हमने ए और बी 2 पदार्थ ले लिया बच्चों, और उनमें अणु परमाणु आयन की संख्या जितनी अधिक रख दी, उसमें प्रभावी टक्कर उतने अधिक हो गए और रासायनिक अभिक्रिया की दर उतनी ही तेजी से हो जाएगी, ठीक बच्चों। दूसरा हमारा है अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ को रख देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास इतना बड़ा सा पदार्थ है। अभी कोई पदार्थ आएगा तो इसमें कहां जमा होगा? इसमें यहां जमा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये उसके लिए क्या है बच्चों, जहां पर किनारे भाग पर ये सतह उसको मिल गया जहां पर वो अभिक्रिया संपन्न कराएगा। लेकिन इसको 2 टुकड़ों में यदि बांट दें बच्चों, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट दें, कितने टुकड़ों में बांट दें? 2 टुकड़ों में बांट दें, तो ये अपना है, एक ये टुकड़ा हो गया और ये बच्चों ये टुकड़ा हो गया। अब बताओ इसका जो ये वाला भाग था बच्चों, ये सेम वाला भाग है, देखना जरा, ये वाला भाग इसी का है, ये वाला भाग इसी का है, ये वाला भाग भी इसी का है बच्चों, यहां तक इसी का भाग है। ये हमने तोड़ा तो इस तरीके से हो गया। अब बताओ जरा, अब यहां पर इतना भाई भाग लेने के लिए इसके लिए क्षेत्रफल था, अब जो एक्स्ट्रा क्षेत्रफल वृद्धि हो गई इसमें, देखना जरा, ये बच्चों एक्स्ट्रा क्षेत्रफल वृद्धि हो गई, तो यहां पर ये टक्कर करने के लिए ज्यादा जगह मिल गया, यानी अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए थोड़ा सा स्थान ज्यादा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब पृष्ठ भाई बढ़ गया, थोड़ा सा पृष्ठ बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर थोड़ी सी बढ़ गई। अब इसी को यदि हम 4 भागों में बांट दें भाई, 4 भागों में बांट दें, तो एक अपना ये छोटा सा टुकड़ा, प्यारा सा एक छोटा सा ये टुकड़ा है ना, एक प्यारा सा एक छोटा सा टुकड़ा, ये 4 भागों हमने बांट दिया। अब भाई इसके कहने का तात्पर्य ये था कि सर ये वाला भाग तो पुराने ही है, ये वाले भाग तो पुराने ही है, पहले नंबर का ही है, यहां तक पहले नंबर का ही है, लेकिन अब इसमें बच्चों एक्स्ट्रा चीज मिल चुका है। एक्स्ट्रा चीज का मतलब यहां पर देखो ये वाला भाग एक्स्ट्रा मिल गया, डबल हो गया, ये वाला भाग भी एक्स्ट्रा मिल गया, बड़ा, मतलब क्षेत्रफल यदि बढ़ाते जाएं तो टक्करों की संख्या, मतलब अभिक्रिया करने के लिए स्थान ज्यादा होते जाता है, इसलिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। यानी किसी भी प्लेन सतह पे यदि आप मान लो देखोगे तो रासायनिक अभिक्रिया उतना तेजी से नहीं होगा, लेकिन वहीं पे खुरदुरा है तो उसको क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि हो जाती है। खुरदुरा यदि मान लीजिए कहीं पे एक छोटा सा पत्ता, तो उसके चारों ओर, भाई खुरदुरा का मतलब ये होता है कि नीचे गया ऊपर गया। जैसे मान लीजिए प्लेन सतह है, ये प्लेन सतह बच्चों,
तो अभी केवल एरिया इसके लिए ये वाला भाग खाली है, लेकिन इसी को ऐसा ऐसा कर दिए तो ये नीचे जाने इसका एरिया भी एक्स्ट्रा हो गया, इसका एरिया भी एक्स्ट्रा हो गया बच्चों, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया। तो जितना ज्यादा सरफेस बढ़ता है उतनी अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, चलो यदि अभिकारक ठोस हो तो अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अतः क्रियाकारक जितने बारीक चूर्ण रूप में उपयोग में लाए जाते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होती है। ये नोट डाउन कर लेना। अब आप लोगों को लगेगा सर ये वाला कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में बच्चों सांद्रण बढ़ाने से कण मतलब अणु परमाणु आयन की संख्या बढ़ जाती है, और अणु परमाणु आयन की संख्या बढ़ने से टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। मैंने बोला ना टक्करों की संख्या बढ़, जैसे जैसे सांद्रण बढ़ता जाएगा टक्कर ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अभिक्रिया में टक्कर बढ़ता है अभिक्रिया की दर उतनी ही तेजी से होती है प्यारे बच्चों। दूसरा विकिरण का प्रभाव, विकिरण मतलब ताप का प्रभाव। किसी पदार्थ को गर्म करो तो खलबलाहट ज्यादा हो जाती है। आप खाना बनाते हो, नीचे से गैस चूल्हा जलाते हो, पानी में उबाल आता है, खलबलाहट हो जाती है, और खलबलाहट तो सक्रिय हो जाते हैं, जो निष्क्रिय थे वो भी सक्रिय हो गए, और अभिक्रिया की दर सीधे सीधे बढ़ जाती है, सीधा बच्चों। लेकिन यहां पर ताप का नहीं, विकिरण का, विकिरण मतलब सनलाइट, विकिरण मतलब सनलाइट। ताप का प्रभाव भी हो सकता है यदि आगे देखें तो उत्प्रेरक की स्थिति है, इसमें बताया ना कि पेज ही नहीं है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी यहां पर आप विकिरण का प्रभाव देख लो, और यदि हम आपसे कह दें कि सर ताप का प्रभाव बताओ, तो ताप का प्रभाव मैं आपको बताता हूं कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक हेडिंग लगाना, ताप का प्रभाव। क्या बच्चों, ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव क्या होगा कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में ताप बढ़ाने से बच्चों अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है बच्चों। और यहां पर एक चीज ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर बच्चों दुगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों, दुगुनी हो जाती है। आज वो पेज ऐड नहीं हो पाया, क्योंकि देखो बच्चों ऐड करते समय क्या हुआ कि यहां पे जो दो पेज है ना, तो ये सेम दो पेज है, ये वाला पेज सेम है, इसलिए बीच का पेज खत्म हो गया, मतलब गोल हो गया है ना। अब वो जो पेज है वो नीचे है, वीडियो बीच में रुक सकता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया भाई साहब कि नहीं समझा, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें। जब हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे बच्चों, तो बड़े प्यार से ताप बढ़ाने से वो सक्रिय ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी उस पर ज्यादा आ जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो टक्कर ज्यादा होंगे, और टक्कर ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। खत्म कहानी, इतना ही लिखना है यार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रियाकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का जो दर है बच्चों वो दुगुनी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद विकिरण का प्रभाव। विकिरण का मतलब बच्चों जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, बिना विकिरण के हो नहीं सकता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। तो विकिरण के प्रभाव का मतलब ये भी है कि जब जैसे मान लीजिए क्या रात में भोजन नहीं बनाते होंगे, तो जब सनलाइट नहीं रहेगा तो कैसे भोजन बनाएंगे, है ना। अब टार्च दिखा दो थोड़ा सा, तो विकिरण के प्रभाव से है ना एनर्जी वो आपको, है ना, क्या हो गया भैया, देखो लाइट आता जाता रहता है। ठीक है, तो विकिरण के प्रभाव से मतलब जैसे आपका सनलाइट आया बच्चों, तो जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें विकिरण दोगे बच्चों, तो विकिरण से यही एनर्जी ट्रांसफर होता है। विकिरण है क्या, प्रकाश किरण, मतलब बच्चों फोटान के रूप में होते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं, वो जाकर के अभिकारक के रूप से टकराते हैं, टकराते हैं तो अणुओं के पास एनर्जी आ जाती है। जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो वो उछलने कूदने लगता है, ऐसे बच्चों विकिरण में भी जब एनर्जी आती है, विकिरण से जब अणुओं में एनर्जी आ जाती है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, मेरा कहना तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपके पास खूब सारा बड़ा सा पात्र है बच्चों, और इस पात्र में आपने रख रखा है अभिकारक के अणुओं को, क्या रखा बच्चों, और ऊपर से आपने दे दी सनलाइट। क्या बच्चों, सनलाइट। तो जब सनलाइट आए तो इनके अणुओं को क्या हो गई, ऊर्जा मिल गई बच्चों, क्या मिल गई, ऊर्जा। और जब ऊर्जा मिली तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ा तो टक्करों की संख्या बढ़ गई, और टक्कर की संख्या बढ़ती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। खत्म कहानी बच्चों। ठीक है, तो विकिरण का प्रभाव हुआ है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तेजी से संपन्न होती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में फोटान अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं को उत्तेजित करने में दे देता है बच्चों, जिससे अणु शीघ्रता से सक्रिय होकर के क्रियाफल मतलब उतना आसानी से सक्रिय हो जाते हैं और क्रियाफल बना लेते हैं। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर
है ना, नोट्स कैसे बनाए। तो बच्चों हमेशा मैं कहता हूं कि देखो भाई, प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स आपका सेल्फ नोट्स होता है, आप खुद का नोट्स बनाएं। जैसे मैं मान लीजिए आपको लेक्चर करा रहा हूं, आप मेरा भी नोट्स ले लें, है ना, और अपना भी नोट्स बढ़िया बनाएं बच्चों। तो जिस बच्चे को यदि मान लीजिए नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 96 85 29 91 49, ठीक है, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो आप उस नोट्स को भी लें, आप क्या पढ़ रहे हैं उसको भी लिखें, और बढ़िया कंबाइन करके एक प्रॉपर और बेहतर नोट्स बनाएं ताकि तैयारी प्रॉपर हो सके। ओके बच्चों, चलिए कहानी खत्म। ये 3-4 पॉइंट अपने पढ़ लिया बच्चों। एक तो अपने पढ़ लिया सांद्रण, ठीक है, अभिकारकों का सांद्रण, दूसरा अभिकारक का क्षेत्रफल, विकिरण का प्रभाव। अभी और हमारा जो कहानी है ये बच्चों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक है क्या, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आप पढ़ने जाते हो, यदि शिक्षक आपको मोटिवेट ना करे, शिक्षक आपको सही डायरेक्शन ना दे, शिक्षक आपको ना पढ़ाए, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और एक ऐसा शिक्षक आ जाए जो आपको मोटिवेट करे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छे टॉपिक पर बात करे, अच्छा हमेशा आपको समझाए, आपके जीवन के कैरियर के बारे में समझाए, तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो उत्प्रेरक एक ऐसा चीज है जो स्वयं तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन दूसरे को परिवर्तित कर देता है बच्चों। टीचर भी एक ऐसा माध्यम है जो कि स्वयं उसी रास्ते पर रह जाता है लेकिन बच्चे को मंजिल तक पहुंचा देता है। रास्ता है एक टीचर, एक रास्ता है कि अपने ऊपर से बच्चे को मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन पे आपको ले जाना चाहता है। वहीं पे रास्ता यदि आप भटक जाओ, गलत रास्ते पर चला जाओ, तो अभी आप जीवन भर भटकते रह जाओगे। ऐसे उत्प्रेरक का काम होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया संपन्न हुआ है, पदार्थ उत्प्रेरक को हमने मिलाया तो उसके ऊर्जा को बढ़ा दिया, भैया तू सक्रिय हो जा, और जब सक्रिय ऊर्जा बढ़ गया तो अभिक्रिया तेजी से हो गई। मान लीजिए आप अपने सुस्त अवस्था में हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, एक टीचर आया, बेटा तुमको 95% लाना है यार। हाँ सर करना है। अरे बेटा देखो, यदि आपकी 95% आ जाएंगे ना तो देखो एमपी में तो 25,000 रुपए मिलते हैं, पहला प्रॉफिट। दूसरा चीज, स्कूल में टॉप कर दिया तो स्कूटी योजना 1 लाख रुपए मिलते, तीसरा प्रॉफिट। आप जब टॉप करोगे तो हर लोगों के बीच में आओगे तो ये कितना बड़ा आपका नाम हो जाएगा। तीसरा चौथा नंबर में आपके माँ बाप की इज्जत कितनी अच्छी हो जाएगी। आपका नॉलेज जहां भी जाओगे आप वैसे भी निखरोगे, चमकदार चेहरा दिखाई देगा। देखो पढ़ने वाला इंसान बिना पाउडर के भी चमकता रहता है, और ना पढ़ने वाला तो दिन भर क्रीम लगाने पर भी वो ऐसे ही दिखता है। समझ रहे हो, जिसके पास गुण होता है, जिसके पास ज्ञान होता है बच्चों, वो पुराना कपड़ा भी पहन ले फिर भी उसकी चमक उतनी ही बनी रहती है। आप अपने आसपास देख लेना, क्योंकि उसके गुण के कारण उसकी कद्र होती है। और जो गुण नहीं है और ऐसे ही फेस पाउडर लगा करके घूमता है, उसकी कद्र केवल सामने लोग प्रशंसा करेंगे, पीठ पीछे उसकी बुराई होती है। इसलिए ज्ञान को बढ़ाओ, हमेशा जीवन में बच्चों आपकी बढ़ाई होगी। तो यही चीज उत्प्रेरक होता है कि भाई यदि आपको जो मोटिवेट करे वो आपका उत्प्रेरक है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में कि स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन बच्चों क्रिया विधि में परिवर्तन होकर के रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। तो जो धनात्मक अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाएंगे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाएंगे, है ना, वो धनात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, है ना। ऋणात्मक उत्प्रेरक की स्थिति में यह है, आप मेरे भाषा में लिखना बच्चों, ठीक है, कि मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक वह माध्यम है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दर को, कुछ उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को दो घटा देते हैं बच्चों, जो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कर देते हैं, और जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं बच्चों, है ना, तो वो आपके धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा एक चीज और ही है, यहां पर सही लिखा है कि देखो भाई सक्रियण ऊर्जा होता क्या, लास्ट में पढ़ोगे। सक्रियण ऊर्जा, एक चीज मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं, थोड़ा समय लगेगा इस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि यहां पे जो लिखा हुआ है ना मुझे डाउट हो जाता है, सही है कि धनात्मक उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जैसे देखो बच्चों, इसके कहने का मतलब देखो, कोई अभिक्रिया मान लीजिए इस तरीके से है, ये इसका सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। मतलब इसको मैं कहता हूं कि मान लीजिए कुछ ऊर्जा चाहिए तो इतना इसकी सक्रियण ऊर्जा है, और उत्प्रेरक हमने मिलाया। क्या मिलाया था बच्चों? उत्प्रेरक हमने मिलाया, उत्प्रेरक मिलाया। तो उत्प्रेरक क्या किया कि भाई अभी ये जो अभिकारक था इसको यहां तक पहुंचने पर भी अभिक्रिया संपन्न होती, लेकिन ये जो धनात्मक उत्प्रेरक आया तो इसको बोला बेटा तू नीचे आ जा। तो जब नीचे आएगा तो ये जल्दी से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, मतलब इसकी सक्रियण ऊर्जा को वो कम कर दिया। नहीं आया समझ में? फिर समय दो, थोड़ा समय दो। देखो भाई चीजें यदि डाउट रह जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाती है
है ना। अभी मैंने कहा धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, सही है। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है, ये भी सही है। लेकिन सक्रियण ऊर्जा उल्टा होता है। देखो बच्चों, आपने कहा ए है, ये समय है बच्चों, ठीक है, ये ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा मतलब वो सक्रिय अवस्था में आ जाए। मैं मान के चलता हूं कि इसकी ऊर्जा यहां पे है बच्चों, ये इसकी सक्रियण ऊर्जा है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि इसका जो ऊर्जा का मान यहां तक जब पहुंचेगा, यदि ऊर्जा हम बढ़ाएंगे, इसको ऊर्जा देंगे, तो इसकी जो वैल्यू है यहां तक पहुंचेगी, तभी अभिक्रिया संपन्न हो सकता है। लेकिन जैसे हमने यहां पे उत्प्रेरक डाला, मान लीजिए धनात्मक उत्प्रेरक है, क्या बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक, तो इसके ऊर्जा को वो कम किया, बोला बेटा तू आजा नीचे, थोड़ा सा ऊर्जा इसकी कम कर दी गई। जब ऊर्जा कम कर दी गई तो जल्दी से उत्पाद बनाएगा। समझ में आया? देखो बच्चों, ए आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। इसका ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा ज्यादा था। सक्रियण ऊर्जा आगे मैं समझाऊंगा, लास्ट में अपना सक्रियण ऊर्जा आएगा कि किसी पदार्थ को सक्रिय होने के लिए, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होता है। मान लीजिए इसमें 3 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, मान के चलता हूं 4 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, तब वो सक्रिय होगा। लेकिन ये धनात्मक उत्प्रेरक बाबू आए, बोले बेटा तेरे पास 4 कैलोरी की एनर्जी की जरूरत थी, अब तुझे मैं मेरे उपस्थित में भी तुम्हें 2 कैलोरी लगेगा, क्योंकि मैंने तेरी सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। तो जो आपका धनात्मक उत्प्रेरक है वो अभिकारक के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जल्दी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है ये इसके सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया तो जल्दी से अभिक्रिया संपन्न नहीं होता। ये चीज बच्चों, और अभिकारकों की प्रकृति है ना, ये चीज आप लोगों को मैंने बता ही दिया। सांद्रण वगैरह बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक सक्रिय है, ज्यादा जो क्रियाशील है, उसकी अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी बच्चों। प्रकृति का मतलब यही है, मान लीजिए कोई पदार्थ ध्रुवीय है, ध्रुवीय जो आसानी से प्लस और माइनस हो गया तो वो तीव्र अभिक्रिया संपन्न कराएगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया संपन्न कराता बच्चों, ठीक है। लेकिन जो कम ध्रुवीय है, जो विलायक आयनित नहीं होता बच्चों, वो अभिक्रिया उतना तेजी से संपन्न नहीं कराता है। आप सबको पता होगा बच्चों, सबसे तेज रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वो आपका बच्चों आयनिक यौगिकों में संपन्न होती है। किसमें बच्चों? आयनिक यौगिकों में संपन्न होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास NaCl है, क्या बच्चों, NaCl। तो NaCl जो है ये बच्चों टूट करके बहुत ही आसानी से ध्रुवित हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, है ना। यदि इसको जल के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, आसानी से ये जल के साथ क्या है, घुल जाता है। क्या है, जल के साथ घुल जाएगा। जल क्या बनाएगा बच्चों, ये आपको बनाएगा NaOH और HCl। तो ये आयनिक अभिक्रिया है, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव यहां से बनता है, और यहां बच्चों OH निगेटिव और H पॉजिटिव बनता है, और आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाए। तो आयनिक अभिक्रिया सबसे ज्यादा होती है। तो कोई पदार्थ यदि ध्रुवीय है वो आसानी से ज्यादा क्रिया करेगा, कोई यदि सक्रिय पदार्थ है उतना आसानी से ज्यादा क्रिया करेगा बच्चों। तो अभिक्रिया की दर उस तरीके से बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर है क्या? समय के साथ अभिकारक में कमी, यानी सांद्रण में कमी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? इतना ही अपन को आज क्लास लेना था, और क्लास लंबा हो चुका है, क्योंकि भाई हम अब छोटा मोटा क्लास लाएंगे नहीं, 2-3 टॉपिक एक साथ करेंगे। जो आपका पहले शुरुआत में अपन ये चीज करा ना बच्चों, ये थोड़ा सा समय लग गया, जैसे इन चीजों में है ना, इन चीजों में समय लग गया। आप लोग नोट डाउन कर लेना। बाकी कांटेक्ट नंबर है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए कि हाँ सर का यदि योगदान करना है, कि सर के क्लास से कुछ आनंद मिलता है, तो बस नोट्स लेकर के हमारा मदद करें बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।